लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, बी योर ओन बॉस पॉडकास्ट के एक और हिंदी एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा हम बी योर ओन बॉस पॉडकास्ट में हमेशा एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस स्टोरीज लेके आते हैं, आज हमारे पास ऐसी एक कहानी है। हम से एक शख्स से मिलने वाले हैं जिन्होंने 20-25 साल कॉर्पोरेट लाइफ में गुजारा है। बहुत अच्छी पोजीशंस में, बहुत अच्छे सिचुएशंस में रहे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, और उसके बाद उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। आइए हम स्वागत करते हैं गुरमीत सिंह जी का। ही इज द फाउंडर ऑफ एक्सेस वर्कशॉप, जो कि अलकूज में है, दुबई अलकूज में। और एक और बात, मुझे मेरे पहले वाले हिंदी एपिसोड्स के बारे में मुझे ये कंप्लेंट मिला है कि मैं मतलब मुंबई टाइप की हिंदी बोलता हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा इस बार की अच्छी हो सके जितनी प्योर हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा। आइए हम स्वागत करते हैं गुरमीत सिंह जी का। गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच सचिन जी। मेरा सौभाग्य है कि आप मेरा मतलब ऐसा पॉडकास्ट के लिए कर रहे हैं। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जितना हिंदी में बोल सकता हूँ उतना हिंदी में बोलूँ, लेकिन होता क्या है, यहाँ की जो वर्किंग लैंग्वेज है, जो हमारी यूएई की या दुबई की, वो ऑटोमेटिकली आप ना चाहते हुए बीच बीच में इंग्लिश मतलब शुरू हो जाती है। तो ये मतलब सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा चलता है हमारे, ऐसा करके। बाकी थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी कहानी से। जब आप जब हम इंटरव्यू से पहले डिस्कस कर रहे थे, और हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे थे, और उसके बाद आपने ये कैसे आपके पिताजी ने लोन लेके फिर आप दुबई आए। दुबई आने के बाद जब आपने लोन लेके दुबई आए और आपने जब जॉब किया, तो किस सेक्टर में आपका ये था और कैसे आप वहां से बिजनेस में ट्रांसफर? एक्चुअली जैसे आपने बोला, काफी हम्बल बैकग्राउंड से आए थे। फादर साहब जॉब करते थे और उनको हम पूरे अकेले पूरे फैमिली के लिए, हम 3 भाई हैं, तो हमारे को तीनों को उनका सपोर्ट करना, तो उनकी एजुकेशन वगैरह जो सारा कुछ है उस टाइम पर तो पता नहीं लगता था। यही सोचता कि नहीं पापा पैसे क्यों नहीं दे रहे, पापा पैसे क्यों नहीं दे रहे, लेकिन बाद में मालूम चला हाँ ठीक है कितने, जब खुद बने तो फिर मालूम चला कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं पैसे कमाने के लिए। तो बट मेरे फादर साहब ने काफी मतलब लोन लेके उस टाइम पे ऊपर मेरे को मालूम है 2091 काफी बड़ी रकम होती थी, लोगों की सैलरी 2-3 हजार होती थी। तो एक बार ऑलमोस्ट आप सोच लीजिए कि उन्होंने अपनी 2 साल की सैलरी के लिए या कम से कम 1 साल की पूरी सैलरी के लिए उन्होंने मेरे दाव पे लगा दी थी। और उस टाइम के ऊपर नॉर्थ से लोग काफी कम आते थे, ऐसे गल्फ वगैरह में ज्यादातर साउथ साइड के ही लोग होते थे, तो बहुत दिक्कतें थी। आजकल तो आपको खाने के बहुत ऑप्शंस मिल जाते हैं, कोई भी आए इजीली सेटल, ऐसा लगता है जैसे घर पे ही है, दिल्ली से आए या बॉम्बे से आए, कहीं से भी आए। उस टाइम पर 30-32 साल पहले ऐसा नहीं था। फिर भी लेकिन क्योंकि मेरे को ये था कि मेरे पापा ने मेरे ऊपर पैसे खर्च किए और मेरे को ये था कि मैंने कुछ ना कुछ तो बनना है और मैंने अपने भाइयों के लिए भी कुछ करना है। तो काफी स्ट्रगल वगैरह करके हाँ ठीक है, लगा रहा, मैं टिका रहा, मतलब इतना मैं बोल सकता हूँ, मैं लगा रहा टिका रहा। तो फिर उसके बाद में फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, धीरे धीरे करके मतलब जॉब में सेटल हुआ। 5-6 महीने लगे जॉब में सेटल होने के बाद में, फिर बस मतलब फिर एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो गया। एक जॉब के बाद दूसरे जॉब, एक जॉब के बाद यहाँ पर मैंने देखा 3-4 साल में एक ही कंपनी में रहा, लेकिन फिर उसके बाद में मैंने ग्रोथ देखी। जो उसी कंपनी के अंदर, जो मेरी सबसे पहली कंपनी थी, ग्रोथ देखी उनकी। तो मेरे को, जो मैं 10 साल बाद अपने आप को या 15 साल बाद मैं अपने आप को देखना चाहता था, वैसी ग्रोथ मेरे को उन लोगों में नहीं दिखी। तो जो मैंने अपने आप ही एक अपनी टाइमलाइन बना के रखी थी कि भाई इस टाइम के ऊपर, इस एज में मैं ये शादी कर लूंगा, तो मेरे पास घर होना चाहिए, ये होना चाहिए। बिकॉज आई हैड सीन माय फादर स्ट्रगलिंग विद 3 किड्स एंड देन स्टिल मतलब लोन वगैरह नहीं दे पा रहे हैं उसका। तो मैंने ये सोच के रखा हुआ था भाई मैं इन सब चीजों से परे हो जाऊंगा इस एज तक, ऐसा करके। सो जब मैं इनिशियल पहली जॉब में था, मेरे को पता लगा कि भाई नहीं, ऐसा एक ही जॉब में रह के तो ग्रोथ एक लिमिटेड हो जाती है। सो देन आई शिफ्टेड टू another company 95 मैं शिफ्ट टू another company। उसके बाद में मेरे को देन मेरी शादी की बात होने लगी, कोई 4-5 साल हो गए मेरी शादी की बात होने लगी। तो उन्होंने अब ये था, मेरे को ये था उस टाइम पर बहुत सारे लोग अपनी बीवियों को इंडिया में छोड़ देते थे, जहाँ से भी आए हैं वो यहाँ अकेले रहते थे। तो मेरे को ये ऐसा नहीं करना था, तो मैंने फिर हाथ पैर मारे, मैंने फिर जॉब चेंज करने के लिए कोशिश की कि भाई वहां पर मेरे को ऐसी जॉब मिल जाए जहां पर, क्योंकि उस टाइम पर क्राइटेरिया होता था कुछ, एक पर्टिकुलर सैलरी आपको चाहिए, पर्टिकुलर फैसिलिटीज आपको कंपनी दे रही हो, ताकि आप
कोई आप अपनी family को फैमिली को sponsor सपोर्ट कर सके, हाँ। स्पॉन्सर कर सके, अदरवाइज आपको नहीं बुलाने देंगे। मेरे ख्याल से अभी भी है वो कुछ अभी भी है, अभी फैमिली को थोड़े रिलैक्स में है, थोड़े अभी सैलरी लेवल्स काफी हाई हो गए हैं, तो अभी थोड़ा इजी लगता है लोगों को। उस टाइम तो काफी टफ था, मैं 25-26 साल पहले की बात करूँ तो उस टाइम पर बहुत टफ था, मतलब कम लोग ही लेकर आ पाते थे, अफोर्ड कर पाते थे उस टाइम पे। तो मेरे को ये था नहीं, मैंने तो लेकर आनी है। तो देन I again changed the company. 96 I got married, and मैंने again company change की। मैं I went back to Abu Dhabi and I started working job means in that company, and I called my wife also, and we stayed happily there. उसके बाद में when she got pregnant, then I realized कि यार अब बच्चा भी होने वाला है, तो इस सैलरी के अंदर काम तो नहीं चलेगा। So then I started, by that time इतने 5-6 साल के अंदर और different कंपनीज में काम करने के अंदर मेरे को इतना एक्सपोजर मेरा काफी बढ़िया हो गया था, रादर देन कोई भी एक बंदा जो उस एक ही कंपनी के अंदर काम कर रहा हो। तो मैंने 3-4 डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट लाइंस में काम कर लिया था, तो मेरा एक्सपोजर जो ब्रॉड हो गया था, रादर देन आई वाज स्टिकिंग टू वन लाइन। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इट वाज ऑल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंस्ट्रक्शन, some बिल्डिंग कुछ नहीं। So then I got a very good opportunity in Muscat when my wife was pregnant and she had to go back to India to deliver her first baby. तो मेरे को मालूम था कि जब तक डिलीवरी नहीं होगी और बच्चा थोड़ा सा बड़ा नहीं होता, तो आई स्टिल हैव टाइम, प्लस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चे को इसमें कैसे करेंगे। एंड आल्सो अनदर थिंग, उस टाइम के ऊपर कंपनी, वो वाली जो कंपनी थी वो पैसे वगैरह नहीं दे रही थी, सैलरीज वर गेटिंग डिलेड। सो दैट वाज अनदर इशू कि भाई जॉब क्या करूं, जब बच्चा भी आ जाएगा, फैमिली भी आ जाएगी, अगर पैसे नहीं होंगे, सैलरी नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करेंगे। सो देन आई शिफ्टेड टू अनदर कंपनी इन ओमान एंड मस्कट। It was one of the biggest company in Muscat. Now it is closed now. Luckily, after 5-6 months only, I got in direct contact with the company owner, Sheikh Ahmed Fari, and he was one of the richest person in Oman at that time, and he had a lot of properties and all these things. And by the grace of God, he liked me, and I met him in one of the inauguration of one of the biggest projects in Oman at that time. Nizwa Salala dual carriageway, something like that, and he liked me very much, and he called me in all the meetings afterwards. And in one such fine meeting on 26 November 98, my age was maybe 28-29 at that time. 29. I was 29 at that time, and he, out of sudden, he told that okay, this guy is the deputy managing director and chief QS of the company, so which is the top 5 position in company strength of more than 5,000 people. And I was means okay, among all those people, between everybody was above 45-50, everybody was in 50 to 69, you can say, and I am almost half of that, and suddenly I am big boss like that. All many people felt jealous. बहुत लोगों को जेलसी भी फील हुई कि हमारे यार ये कल का छोकरा है, ये हुआ है, अभी तो जानता नहीं है। लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर देखा होगा, इसकी वजह से उन्होंने चुना उस चीज के लिए। एंड बट तो इस वजह से उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है, आप उसमें, अब उस टाइम पर कंपनी के 50-60 प्रोजेक्ट चल रहे थे थ्रू आउट ओमान। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है, मैं सबको तो अभी इधर एक साथ नहीं बुला सकता, आप तो उनको विजिट करना शुरू करो। अनफॉर्चुनेटली 2 दिन के बाद ही मैं किसी साइट से वापस आ रहा था, जाने के बाद में 26 नवंबर को ये मेरे को प्रमोशन मिली। 28 नवंबर रात को मैं वापस आ रहा था किसी एक साइट से, आने के टाइम मेरा बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया, एक हेड ऑन कोलिजन हुआ। तो दूसरी साइड एक छोटी बस है, उसके अंदर 12-13 लोग सवार थे, एक बंदे की जान भी चली गई थी उस साइड में, उधर से, और मेरी दोनों बाहें टूट गई, मेरे पैर की राइट पैर भी मतलब उसमें फ्रैक्चर हो गया। खैर नहीं है, उन्होंने मेरे को लेकर मतलब हॉस्पिटल वगैरह लेकर गए। तो मैं करीब मेरी फैमिली को नहीं पता था, जैसे मेरे को होश आया मैंने उनको बोल दिया कि भाई मेरी फैमिली को नहीं पता लगना चाहिए, उनको ये बोलिए कि उसकी प्रमोशन हुई है तो सारी साइट्स पे जा रहा है। तो उस टाइम पर फोन वगैरह इतने मोबाइल रेडीली अवेलेबल नहीं होते थे, तो वो इंटीरियर में जा रहा था इसलिए बात नहीं कर सकते। तो ऐसा करके मेरे अगले 72 घंटे में मेरे 3 ऑपरेशन हुए, 2 बाहों के और 1 टांग का। और 1 हफ्ते के बाद में मेरे को थोड़ा होश आया कि जब मैं मतलब बात करने लायक हो जाऊंगा किसी का, तो फिर मैंने अपनी फैमिली वगैरह को फोन करके ये तभी ये नहीं बोला कि भाई मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैंने ये बोला कि मैं भी इंटीरियर वगैरह फिर से जा रहा हूँ, थोड़े दिन के लिए आया था। ऐसा करके आफ्टर 18-19 डेज मेरे को फिर बोला गया कि ठीक है, अब आप मतलब अपने
जाके अपनी जो बाकी की जो रिकवरी है वो आप घर पे जाके कर सकते हैं। तो मेरे को ऑप्शन दिया गया मेरे बॉस की वजह से, वो काफी रिच आदमी थे कि भाई आपने लंदन जाना, लंदन जाकर रिकवरी कर लो, अपनी फैमिली को ले जाओ साथ। मैं कहा नहीं, मेरे को उधर नहीं जाना, मैं घर ही जाके करूंगा। उन्होंने मेरे को फर्स्ट क्लास टिकट देके दिल्ली एयरपोर्ट पे भेज दिया। मैंने घर वालों को अभी तक नहीं बताया था कि मैं यार मैंने यही बोला कि मैं कुछ इंटरव्यू करने के लिए, एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं बताया, मैं क्या इंटरव्यू के लिए आ रहा हूँ। तो मैं जैसे एयरपोर्ट पहुंचा वो बेचारे तो शॉक ही हो गए, सारे ही रोना शुरू कर दिए। तो कभी ऐसा ऐसा हो गया। बट मैं अपना कहता हूँ कि वो मेरी बच्ची की किस्मत थी जिसकी वजह से मैं बच गया। 2-3 महीने पहले 98 अगस्त में मेरी बेटी पैदा हुई थी। मैं अभी भी मतलब भगवान से कहता हूँ उसकी लंबी उम्र दे कि भाई उसके होने की वजह से मैं बच गया, नहीं तो इतना सीरियस एक्सीडेंट था कि मैं शायद मैं नहीं पहुंच पाता। तो खैर मतलब उसके थोड़े दिन के बाद में फिर मैं आ गया इधर मस्कट, आके फिर काम शुरू कर दिया। वाइफ भी मेरी आ गई थोड़ा सा ठीक होने के बाद में। देन 5-6 सालों के बाद में क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी हो गई थी तो उसकी वजह से मेरे को घर से बाहर रहना पड़ता था। तो मैं वापस मैंने कहा चलो ठीक है, मेरी वाइफ दोबारा प्रेग्नेंट थी तो हमने कहा अभी फैमिली लाइफ को ज्यादा वो देना चाहिए। तो आई शिफ्टेड बैक टू दुबई 2004 बिगिनिंग में। मैं दुबई आ गया और एक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। थोड़े टाइम के बाद उनको लगा कि भाई मैं और अच्छा काम कर सकता हूँ, तो मेरे को उन्होंने और अच्छी अपॉर्चुनिटीज वगैरह दी और फिर वहां पर भी मैं ग्रो हुआ। एक चीज बोलना भूल गया, मस्कट के अंदर मेरा काफी इंटरेक्शन हुआ, काफी इंटरनेशनल लॉयर्स वगैरह से बिकॉज ऑफ एक्सपोजर जो आई गॉट। उसी बेसिस के ऊपर मेरे को फिर इसी तरीके से मतलब मैं कंपनी चेंज करता गया। आखिर में आके 2008 में मैंने एक यूके की कंपनी ज्वाइन की थी और उसके बाद में तो उन्होंने मेरे को कंसल्टेंट रखा एक मेरी जो प्रीवियस कंपनी थी। लेकिन 2008 में ही रिसेशन स्टार्ट हो गया तो उस वजह से सारी रिट्रेंचमेंट वगैरह होनी शुरू हो गई या सैलरीज कम होनी शुरू हो गई। तो मैंने जिस कंपनी ने मेरे को हायर किया था मैंने उनको बोला कि मैं डायरेक्ट क्लाइंट के साथ में काम करके अगर होता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है अगर आप जा सकते हैं, क्योंकि वैसे भी हम और 1-8 महीने में आपको निकाल ही देंगे जिस तरीके से हालात हैं ऐसे, बिकॉज बिल्कुल डाउन हो गया था दुबई। तो मैंने फिर उस कंपनी से बात की। उस कंपनी का नाम ट्रांसकोर था, अभी भी है। They are running this very successful Salik project in Dubai. It's one of the biggest tolling operation system over here. तो तब से लेके मैं उनके साथ में था। मतलब फिर मतलब मेरी यहाँ तक मेरी कॉर्पोरेट जर्नी है। उसके बाद में फिर मैंने 2021 में मैंने वो कंपनी मतलब तो 2008 से लेके आप उस कंपनी ट्रांसफर में आप काम करते रहे बड़े पोजीशन पे मैं काफी सीनियर लेवल के ऊपर था। मतलब टॉप के 2-3 4 उनके अंदर आता था बस। हाँ तो लाइफ मतलब एक टाइम के बाद में आपको फिर लगता है कि लाइफ स्टेबल हो गई है, चलो अच्छी सैलरी मिल रही है, सारा कुछ है जो आप अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो आपने कभी ये सोचा नहीं होता कभी इतने सालों में आप ये अचीव करोगे। तो फिर एक बंदा भी ठहराव आया था जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं आपने अचीव कर लिया तो बस। तो फिर इसी बात पे ना ये पूछना बिल्कुल बनता है कि जब आप एक ऐसे कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर आप ऐसे मकाम पे थे जहाँ के पहुंचने के लिए लोग सपने देखते हैं जी, है ना जी। और लाइफ स्टेबल हो गया था जी। तो तब आपने सोचा था कि आप अपना खुद का बिजनेस कुछ स्टार्ट करेंगे, कभी वैसा ख्याल कुछ आया था? जी ऐसा ख्याल देखिए यहाँ पर मतलब एम्बिशंस किसके नहीं होते, सभी के होते हैं, होता है मतलब। लेकिन ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले ऐसा कुछ हो और जिसके लिए मतलब इतना रिस्क ले बंदा, मतलब एक रिस्क कैपेसिटी भी होनी चाहिए बंदे के अंदर। सिर्फ यही है कि सोचने से और करने से वैसा नहीं होगा। डेफिनेटली ख्याल आते थे लेकिन ऐसे कभी सोचा नहीं था ऐसा कभी होगा। लेकिन ऐसा हुआ कि 2021 में जैसे कोविड आया मैं तब हम लोग गिसेस में दुबई में रहते थे तो वहीं पर साथ में एक गैराज था एक्सेस वर्कशॉप। तो मेरी गाड़ियां मतलब उनके पास ही थी, हो रही थी पिछले 8-10-12 साल से। तो उनके जो दोस्त जो ओनर थे उस टाइम पर मेरे दोस्त बन गए थे काफी अच्छे। तो मैं जब भी अपने मतलब सर्विस वगैरह करानी है कुछ भी कराना तो उनके पास जाके ऐसे बैठ के चाय वाय पी लेता था, बातें कर रहा था। वो भी इंडियन थे, मैं भी इंडियन था, तो ऐसे बातें चलती रहती थी। थोड़े दोस्ती यारी हो गई ऐसे बातें करने में। तो 2021 में जब कोविड की लहर आई तो दुबई एकदम ठप हो गया था, जैसे ऑलमोस्ट सारी पूरी दुनिया हो गई थी। तो उनको फाइनेंशियल लॉसेस काफी हुए
और पिछला पहले से ही उनका कुछ फाइनेंशियली ऐसा कुछ चल रहा था। तो इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ दैट उन्होंने उस जगह को छोड़ के जो उनके पास सन 2000 से थी, ईयर 2000 से थी, तो 2020 एंड में नवंबर दिसंबर में उन्होंने अल्पूज में शिफ्ट किया। अब उस टाइम पर शिफ्ट करने के लिए अराउंड दैट टाइम सेम टाइम आई वाज लुकिंग फॉर सम, कभी मैं कहीं इन्वेस्ट करके कुछ पैसे इनकम जैसे होती है उस टाइप से कुछ कर लूं। तो जैसे उनसे बातें करता रहता, तो मैंने उनको भी बोला ठीक है जी कि भाई मैं ऐसा ऐसा देख रहा हूँ, क्योंकि विदाउट एनी इंटेंशन ये ऊपर वाले की कृपा है कि भैया वो कहाँ से मेरे टाइम पर उस टाइम पर मेरे पास पैसा आया और मेरे दिमाग में आया कि इनसे बात करूं या इनसे बात करके ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं था, कोई प्री प्लान कुछ भी नहीं था। बातों में आपने बता दिया, बस बातों में मैंने बताया। उन्होंने मेरे को बोला भाई बैठे हो, खाली बैठे हो, चलो आपकी गाड़ी की सर्विस हो रही है, कुछ काम हो रहा है, चलो मेरे साथ में, आपको मैंने एक नई जगह ली, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उन्हीं की गाड़ी में आया उनके साथ में। अच्छा ठीक है, दिसंबर गिसेस से इधर आए हम लोग, 25-30 किलोमीटर दूर है। उन्होंने मेरे को बताया चलो गुरमीत मैं साथ में चलता हूँ। आ गए हम लोग इधर आके, उन्होंने दिखाया कि बहुत बड़ा सेटअप था, क्योंकि वो छोटा सा सेटअप वो 5,000 5,500 स्क्वायर फुट था, ये करीब 20,000 से ऊपर है, ऑलमोस्ट 4 गुना, प्लस आगे की भी काफी सारी जगह है हमारे पास। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं इसको, क्योंकि वहां पर मेरे को प्रॉब्लम चल रही है फाइनेंशियली, कुछ ये वगैरह व्हाटएवर, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो अगर आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, कुछ इनकम देख रहे हो उससे, व्हाई डोंट यू जॉइन मी एज अ 25% पार्टनर, और आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करो और इससे मेरी भी हेल्प हो जाएगी, ये मेरा जो सेटअप है ये भी एस्टेब्लिश हो जाएगा, और लॉन्ग रन में आपको एक मतलब एक इनकम मिलती रहेगी ऐसे करके। तो मैंने कहा ठीक है साहब कोई नहीं, चलो कर लेते हैं। मैंने घर पे भी जाके बात की, ऐसा किया, तो मैंने कहा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं ऐसा करके। थोड़ा बहुत उन्होंने आनाकानी की, ऐसे यूजुअली होता है, फिर लेकिन मैंने कहा नहीं यार कर लेते हैं, लेट्स सी। मैं इस टाइप का आदमी हूँ कि मैं मतलब रिस्क, आप जानते थे 10-12 साल, मैं 10-12 साल से जानता था, मतलब वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, मतलब क्योंकि उस टाइम तक जैसे 2020 का बोल रहा हूँ, तो 2020 मतलब तक 20 साल की एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। तो अगर आपको कोई उसके अंदर ऑफर कर रहा है तो आप कैलकुलेटेड रिस्क भी आप ले सकते हो। तो मैंने उस टाइम के ऊपर 2020 एंड में कैलकुलेटेड रिस्क लेके मैंने कहा चल ठीक है जी, ऐसे ट्रांजेक्शन करके उनके साथ में आई बिकेम 25% पार्टनर एज द गॉड वांट्स। वो 2-3 महीने तक ऐसे ही चलता रहा 25% पार्टनर पे। मैंने जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो तो वो लग ही रहे थे, बिकॉज वी वर एस्टैब्लिशिंग। अब वो जो कोई 25-30 किलोमीटर दूर आके अपनी गाड़ी वगैरह नहीं बनाता, तो काम जो आप विशेष में कर रहे थे वो यहाँ पर आके काम एकदम बहुत कम हो गया, ठीक है, तो ऑलमोस्ट नहीं। तो जो मेरे को भी लगा कि यार जो पैसे लगाएंगे वो भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या होगा क्या और क्या नहीं होगा। तो फिर मैंने उनसे भी बात की जो पुराने एक्सपर्ट, उन्होंने बोला ठीक है, मेरे को भी अभी ऐसा अभी भी उनको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम भी थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है आप एक काम करें गुरमीत जी, 25% की बजाय आप थोड़ा सा पैसा और डालें, तो हम लोग पूरे फुल प्राइस पार्टनर बन जाते हैं 50-50। और इंस्टेड ऑफ कि भाई आप साइलेंट पार्टनर हो जिसमें मैंने सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करके आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द मनी, आप आए आप पर इसको रन करें, शो को आप इसको देखना शुरू करें, तो भी देखें, आपको टाइम मिलता है। तो मेरी जॉब ऐसी थी कि भाई मैं जाऊंगा और आऊंगा, इतने सीनियर लेवल के ऊपर लोग इतना वो नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे आपने करना है तो भैया अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं, तो काम कर रहे थे उस हिसाब से। तो मैंने मतलब वाइफ से के नाम के ऊपर इनके साथ में हमने पार्टनरशिप शुरू कर दी। तो एक डिसीजन मैंने जो लिया, अच्छा लिया उस टाइम को, मैंने इनको बोला कि ठीक है अगर 50-50 है और पैसे लगाने पड़ेंगे तो फाइनेंस कंट्रोल मैं करूंगा, क्योंकि उससे पहले जो कंपनी जिस तरीके से रन की जा रही थी उसमें मेरे को इतना, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट लेवल पे मैंने इतने साल काम किया, 25-30 साल, तो मेरे को पता था कि भाई यहाँ पर ये चीजें गड़बड़ हैं, इनको सुधारने की जरूरत है। तो मैंने उनको बोला, उन्होंने बोला ठीक है नो प्रॉब्लम आप करें, यानी हमारे पास अकाउंटिंग सिस्टम है, अकाउंटेंट है, तो आप इस तरीके से करना चाहिए करें। तो मैंने काफी सेंट्रलाइज किया चीजों को, उस तरीके से करके 2-3 महीने में ऐसा काफी कुछ हुआ। अनफॉर्चुनेटली फॉर दैट पर्सन जो एक सोना था, उनको कोविड हुआ जून एंड में, एंड उनको दुबई के अंदर ही हुआ, तो उनका MRI किया गया ब्रेन का, तो उसमें उनको पता लगा कि उनको ब्रेन ट्यूमर है। हाँ जी,
तो नॉन कैंसरस, तो हमारे को भी बड़ा झटका लगा, बस हमने भी काफी सारे पैसे लगा दिए थे। अब अगर बंदे को कुछ हो जाता है या कुछ हो जाता है, मींस वी डोंट नो, क्योंकि अभी तक सारा कुछ ट्रस्ट बेसिस पे ही चल रहा था, ठीक है। अभी कोई साइन एग्रीमेंट वगैरह, कुछ साइन वगैरह इस तरीके से पर्टिकुलर नहीं हुआ था सर। पेपर थे, बट इट इज नॉट दैट कि आप इतना उस तरीके से कर सकते हैं। तो लेकिन फिर भी ही इज आल्सो वेरी क्या बोलते हैं, जटिल टाइप के इंसान है। उन्होंने भी बोला ठीक है चलो जो है देखी जाएगी, देखते हैं करते हैं। तो उन्होंने जाके अपना ऑपरेशन वगैरह कराया इंडिया में और करवा के आए। लेकिन आने के बाद में भी उनकी कंडीशन, मतलब उनकी कंडीशन वो तो ठीक हो गया, जो भी उनकी इश्यूज थे, लेकिन वो काफी वो जितने एक्टिव पहले थे उतने एक्टिव नहीं रहे। वो डॉक्टर्स वगैरह ने भी उनको थोड़ा सा एडवाइस किया कि आप थोड़ा सा भी रेस्ट करें। और आई थिंक 5-6 महीने तक तो उनको कहा था कि आप घर पे ही रहें, या कहीं भी बाहर जाना तो कोई ना कोई आपके साथ होना चाहिए, आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। और ऐसा ऐसा करके वो पूरी जिंदगी जो आदमी खुद ही मतलब सारा कुछ उन्होंने एस्टेब्लिश किया है, ये सारा का सारा बिजनेस, और एकदम उनको ऐसे बैठना पड़ जाए। तो उन्होंने कोशिश की 1 आध महीना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर सितंबर के अंदर उन्होंने मेरे साथ फिर से मीटिंग की और मेरे को बोला कि ऐसी सिचुएशन है यार, मैं तो कर नहीं सकता, या तो अभी आप इसको बेच दें, जो भी कुछ होगा तो आपका जो खर्चा होगा उसको करके, और या फिर आप इसको चलाएं। तो मेरे को कुछ कैसे कर सकते हैं ये देखें। तो उन्होंने सारा कुछ मेरे ऊपर ही छोड़ दिया। तो ठीक है, लेकिन फिर जब हमने मार्केट वगैरह में चेक किया, क्योंकि हम लोग तो अभी एस्टेब्लिश भी नहीं हुए थे इस जगह के ऊपर, और जो हमने विशेष वाला बंद हो चुका था। विशेष वाला बंद हो गया था। विशेष वाला तो मतलब जब हमने यहाँ शिफ्ट किया तो सारा का सारा स्टाफ है भी बड़ी यहाँ शिफ्ट हो गया, तो वो तो पूरा मतलब क्लोज करके आ गया। 2 जगह पे घूमने का कोई तुक नहीं बनता था, तो वो तो बंद हो गया था। तो यहाँ पर अभी काफी सारे पैसे इनिशियली, क्योंकि एक तरीके से जब से मैंने लिया, मतलब मई 1 मई 2021 से, तो इट वाज लाइक स्क्रैच, खाली होता था यहाँ, क्योंकि मतलब बहुत बहुत कम क्लाइंट थे। किसी को मालूम नहीं था एक्सेस वर्कशॉप यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, किसी को। यहाँ पर ऑलरेडी ये पूरा एरिया गैराजों से घिरा होगा, तो काफी टफ कंपटीशन था। अपने आप क्लाइंट मिलने बड़े बड़े बहुत ही मुश्किल थे, ऐसा ऐसे करके। तो जब हमने काफी सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए, मतलब तब तक हम लोग इन्वेस्टमेंट ही कर रहे थे कि भाई जो भी खर्चे हैं, जो मतलब वो अपनी जेब से जा रहे थे उस टाइम पर। तो इट्स क्वाइट बिग सेटअप, और उसके लिए पैसे भी काफी लग रहे थे। तो जब उन्होंने हमारे को ऐसा बोला कि यार दे दो वगैरह, तो हमने लोगों से बात भी की, तो वो तो हमारे को उतने पैसे नहीं मिल रहे थे जितने हमने लगाए हुए हैं। फॉरगेट के भाई हम लोग प्रॉफिट वगैरह उस पर से कुछ ढूंढे। तो काफी सारी हमारी जो पूरी इतने सालों की जमा पूंजी थी, काफी कुछ उसमें लग चुकी थी। तो अभी वो कर नहीं सकते। मैं जॉब में हूँ, मेरी वाइफ शी इज अ टीचर, वो जॉब में है, तो हम क्या करें। हम लोग बड़े ही मतलब ऐसे धर्म संकट में आ गए कि किस तरफ जाएं। क्या कहते हैं, सांप से छुंदर वाली जो बात होती है, ना तो खाया जाए ना निगला जाए, ऐसा कुछ कर। तो तो फिर काफी कुछ सोचा हमने। फिर वाइफ ने भी कहा ठीक है चलिए मैं भी आपके साथ में हेल्प करती हूँ, बनाते हैं हम इसी को वो करते हैं। क्योंकि अगर हम छोड़ देते तो हमारा जो भी कुछ लगा हुआ था उसको हमको फिर मतलब भूल जाना था, नुकसान ही होना था। नुकसान ही था। मतलब वो तो आप किसी भी बिजनेस को बंद कर रहे हो, तो जो भी किसी से पैसे लेने हैं कुछ आपको नहीं मालूम उसका क्या होगा। लेकिन हमने बहुत टफ डिसीजन लिया उस टाइम पर, काफी सोच समझ के, नहीं ठीक है अभी हम इसको करेंगे। तो मेरी कंपनी, मेरी वाइफ ने और मैंने, हम दोनों ने कंपनी छोड़ी। मेरी कंपनी ने मेरे को 6 महीने का ट्रांजिशन पीरियड दिया। अगले 6 महीने तक, मार्च तक मैंने उनको बोला कि मेरे बेटे का बोर्ड एग्जाम है, तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। और तो सितंबर 2021 से हमने इसको फिर मतलब टेक ओवर लिया। मेरी वाइफ मेरे साथ में पूरा एडमिन का, फाइनेंस वगैरह को हैंडल करती हैं। पूरी उनकी डे टू डे जो लेबर्स वगैरह की जो चीजें हैं उसका पूरा ख्याल वो रखती है। तो इससे पहले जो मतलब इतने साल हो गए थे इस कंपनी को, 20 साल जब सिंस वी टूक ओवर, इससे पहले ना इनकी कोई यूनिफॉर्म होती थी ना कुछ होता था। अभी इनने सारी पॉलिसीज वगैरह जैसे जिस तरीके से होती है, जिस बंदे का जो हक है, जो ओवर टाइम है, जो हर एक चीज
मतलब जिस तरीके से हम लोगों को क्योंकि हम लोग उस नौकरी वाले बैकग्राउंड से प्रोफेशन जॉब करके आए हैं, तो हमारे को जो जैसे लगता था कि वो हमारी कंपनी वाले हमारे को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी हमारे साथ, तो वो सारी चीज़ें हमने इसमें रेक्टिफाई की हैं। भले ये छोटी कंपनी है बट इट इज़ run very efficiently with the all the rules etc which are being followed। और इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी वाइफ का है, क्योंकि वो सारी पॉलिसीज वगैरह वही बनाती हैं, वही करती हैं। मैंने सिर्फ ज़्यादा ध्यान दिया कि बिजनेस को बढ़ाने में, ऑपरेशंस वगैरह किस तरीके से जितना स्मूथली रन कर सकें, जितना प्रोफेशनली रन कर सकें, जितना ऑटोमेट कर सकें, उस तरीके से करके। सो बस अब ऊपर वाले की दुआ से जो भी आप बोले, प्रार्थना, लोगों की प्रार्थना है, लोगों को अच्छा लगता है हमारे साथ मतलब बात करके जो भी हैं, क्योंकि हमारे में वो एक बिजनेसमैन जो आप क्या बोलते हैं, आई एम नॉट सेइंग रॉन्ग टू एनीबॉडी, लेकिन जो बिजनेसमैन जो शुरू से बिजनेसमैन एनवायरनमेंट में पल के बड़े होते हैं, उनकी थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। हम लोग उस तरीके से नहीं है। आपने दोनों साइड देखा हुआ, कॉर्पोरेट लाइफ, मैंने कॉर्पोरेट लाइफ भी देखा हुआ है, मैंने इस तरह भी देखा हुआ है। तो हम लोग जितना मैक्सिमम बैलेंस हो सकता है उतना मतलब बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, कई बार कुछ डिसीजन ऐसे लेने भी पड़ जाते हैं जो शायद ठीक ना हो, लेकिन हमने ये सोचा हुआ है कि जैसे अभी हम धीरे धीरे करके ग्रो हो रहे हैं, तो जैसे करके हम ग्रो होंगे, हम पूरा का पूरा इसको पूरा प्रोफेशनल लेवल के ऊपर रखेंगे, जो भी स्टाफ चाहिए, जिस तरीके से भी चाहिए। तो मतलब अच्छा, इसमें जो बिजनेस डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है कि आप कहाँ से आप नया बिजनेस लेके आते हो, तो उसका क्या स्ट्रेटजी है आपका, आप कैसे उसको ग्रो करते हो? देखिए, वो जो मैंने देखा इस बिजनेस में कि लोगों को ऑनेस्ट अप्रोच, आप अगर लोगों को ऑनेस्टली अप्रोच कर रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर से वाइब्स ही ऐसी निकलती हैं कि आप सामने वाले का दिल जीत लेते हो। ठीक है, तो मेरे अंदर और मेरी वाइफ के अंदर, हमारे में कुछ ऐसी, जैसे मैंने बोला कि हमारे में ट्रेडिशनल बिजनेसमैन वाली कोई वो है ही नहीं है, क्योंकि हम है ही नहीं। तो हम किसी से भी मिलते हैं तो बिल्कुल इट इज एज ओपन एज वी आर एनीथिंग। ना हमारे में पहले था, ना हमारे में अब है। That is the only thing which I feel that okay, it is making us grow. Whoever comes to our garage once, he would not go back to anybody else. This is my conviction. Unless there is something real, very bad experience, something which we don't really allow to happen, and so far nobody has gone back. So everybody, whoever has come in, definitely he is sticking to us. So our retention capacity is almost 100%. So that is only thing which I want to say. Whoever is going into business or going to think into going into business और पैसे इन्वेस्ट करने की सोच रहा है किसी काम के लिए, मेक श्योर कि भाई आपकी जो अप्रोच है ना वो बहुत ट्रांसपेरेंट हो। इन द लॉन्ग रन दैट ओनली विल हेल्प यू। आप ये सोचेंगे मैं शॉर्टकट जो रिलेशनशिप आप बिल्ड करते हैं, उस रिलेशनशिप से ही मैं अभी आपसे मिलता हूँ, आपके घर मेरे पास गाड़ी आती है, कुछ हम लोग काम करते हैं, आपको पता लगता है कि यार ये ठीक है, इन्होंने, क्योंकि देर से आपको पता लग ही जाएगा कि हमने काम कैसा किया है। और अगर हमने अच्छा काम करके दिया है आपको 100% पता लगेगा, अगर हमने खराब काम करके दिया आपको वो भी 100% पता लगेगा। तो हम लोग ये होने ही नहीं देते कि भाई काम खराब है, कुछ जो भी बंदा आता है उसको पूरी इज्जत के साथ पेश आते हैं, और हमारा पर्सनल टच रहता है उसमें। जैसे हमारे दोस्त वगैरह आते हैं, दूसरे ग्रेजुएट वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर शायद आपको एम्प्लॉइज मिलेंगे ज्यादा, यहाँ पर हम लोग डेफिनेटली रोज आके मिलते हैं, कोई ना कोई तो मिलेगा। जनरली हम दोनों ही मिलते हैं, मैं और मेरी वाइफ, तो कोई ना कोई तो आपको मिलेगा, तो वो आपको एक घर जैसा फील आता है। हमारे कई सारे दोस्त हैं, वो हमारी इस बात को बड़ा अच्छा लाइक करते हैं कि यार ठीक है यार, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों आप बैठ के वो बिजनेस चला रहे हो। सो ये उनको बहुत लोगों के कमेंट है कि हम चाहते हैं कि भाई हमारा भी अब बच्चे सेटल हो गए आपके, तो हमारा इस लाइफ में आके भगवान की कृपा से कि हम दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं और इकट्ठे कर रहे हैं। आप बच्चों का अपना है कि उन्होंने अपना फैमिली में ये एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि ना बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि वाइफ के साथ बिजनेस किया जाए नहीं किया जाए। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहेगा? आपको क्या लगता है, आपके एक्सपीरियंस के साथ क्या एडवाइस करोगे कि फैमिली में बिजनेस करें नहीं करें? देखिए, हस्बैंड और वाइफ तो डेफिनेटली मेरा जो ओपिनियन है जो कि वो डेफिनेटली आपस में बिजनेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी
वाइफ आपको इतने सालों से झेल रही है और आप भी इतने सालों से उसको झेल रहे हो, तो डेफिनेटली दोनों झेल के इकट्ठे कर आप, तो वो जो छोटी मोटी चीजें हैं तो वो तो हस्बैंड वाइफ में चलती रहेंगी, लेकिन डिसीजन मेकिंग बड़ी इजी हो जाती है। आपको एक बंदा मिल जाता है साथ में डिसाइड करने के लिए। जैसे अभी हमारे रोल बड़े क्लियर हैं कि भी उन्होंने यही चीजें करनी है, एडमिन का ये है या वो है, वो मेरा ऑपरेशंस के लिए मैं जहां से भी काम लाऊं कुछ करूं ऐसा करके, इसमें इतना खर्चा होना चाहिए। सो वेरी वेल डिफाइंड। जब अगर आपने अपनी बाउंड्रीज डिफाइन कर ली हैं, ठीक है, देखिए क्लैश तो होता ही होगा। क्लैश आप ये नहीं कह सकते कि भाई क्लैश नहीं होगा, क्लैश होता है छोटी मोटी चीजों पे, किसी बड़ी चीज पे ऐसा होगा, लेकिन ओवरऑल आपको मालूम है कि डिसीजन तो आपके घर में ही है ना। आपने किसी बाहर वाले के साथ में तो जाके वो कुछ नहीं करना। अभी पीसफुली ओन कंपनी ऑफ वर्स छोटी है, धीरे धीरे बड़ी हो रही है और ऊपर जाके और बड़ी होगी। तो एक ये भी होता है कि आप अपने बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ तो लेगेसी छोड़ के जाएंगे। अब मैं उस कंपनी में भले ही मैं सीईओ बन जाता, लेकिन वो मेरी जगह पे तो मेरे बेटे को तो सीईओ नहीं लगाएंगे। यहाँ पर तो कम से कम मैं ये बोल सकता हूँ चलो ठीक है यार, उसको धीरे धीरे अगर वो सीख जाता है, मेरा बेटा हो या मेरी बेटी हो, आजकल के जमाने में तो दोनों बराबर, तो कम से कम हम उनके लिए तो ये एक अलग से सेटिस्फेक्शन है। तो अगर कोई बंदे सोच रहे हैं तो उसमें भी इसको देखते हैं। और मियाँ बीवी, जैसे जो आपका क्वेश्चन था, मियाँ बीवी साथ में काम करें तो मैं तो इसके हक में हूँ, एज फार एज कि आपको मालूम है कि रूल्स क्या है, रोल्स सेट हो, बाउंड्री सेट हो, ताकि पता चले कि कौन क्लियरली क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और गुरमीत जी, जब जो लोग अभी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जस्ट जो जॉब में हैं, जो जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है? वेल, मेरी एडवाइस तो यही होगी ना कि भाई एक आपके पास लॉन्ग टर्म प्लान तो जरूर होना चाहिए, और डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस डीप पॉकेट्स होनी बहुत जरूरी है। पहला मतलब कम से कम आपको जो भी लगता है कि आपका पर मंथ का इतना खर्चा है, अगर आप नहीं भी कर पाएंगे तो आपके पास इतने या तो रिसोर्सेज होने चाहिए कुछ भी करके कि आप उसको चला सके कम से कम 1 साल, ताकि जब बाय द टाइम द मनी गेट्स रोलिंग, वन थिंग इज वेरी क्लियर कि बिजनेस में पहले तो आपको पैसा डालना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट योर मनी बैक। ठीक है, तो रिसोर्सेज होने चाहिए। आप ये नहीं सोचे कि अभी ये सक्सेसफुल है तो इसके पीछे हार्ड वर्क नहीं है या इसके पीछे पैसे नहीं लगे। इसमें बहुत पैसे लगे हैं, काफी पैसे लगे हैं। और क्योंकि अब हमने सोच लिया था, एक कहावत है जैसे आपने बोला कि हिंदी में करना है, जब ओखली में सिर दे दिया तो मूसल से क्या डरना, मतलब जो है तो भी दे दिया तो आएगा, दे ही तो दिया है, तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उसको चला सकें। बहुत चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि आसान है, लेकिन ये है कि लॉन्ग रन में कभी आप मार नहीं खाओगे। ओके, मैं 1 या 2 जो ना सोच के आया था कि आपसे इंटरव्यू आया, तो जो मैं सोच रहा था अपनी लाइफ के अंदर मैंने क्या क्या चीजें जो देखी 2 या 3 कोट हैं जो लोगों के। एक विश्वनाथन आनंद का है जो मैं काफी इम्प्रेस हुआ था उससे काफी साल पहले, कि पॉसिबिलिटीज आर मोर फैसिनेटिंग देन रियलिटीज। सो दिस आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ आप रिस्क लेना चाहते हैं ऐसे करके। तो जब मैं जॉब वगैरह कर रहा था उस टाइम पर मेरे पास ये था कि मेरे को ये पता था ये रियलिटीज है मेरी, लेकिन मैं शायद इस कंपनी में जाऊंगा तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो मैं हमेशा पॉसिबिलिटीज की तरफ गया। ठीक है, तो इसकी वजह से मैं ग्रो हुआ, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में ग्रो हुआ। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो 15 साल तक 20 साल तक एंड दे आर वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंट, गुड लक। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सर्टेन लेवल तक पहुंचे, कॉर्पोरेट लेवल में हो या किधर भी हो, मतलब सर्टेन लेवल तक, तो आपको रिस्क लेना बहुत जरूरी है उसके हिसाब से। दूसरा, जब मैंने यहाँ से कॉर्पोरेट लेवल से, सक्सेसफुल कॉर्पोरेट लेवल से इसमें बिजनेस में वेंचर किया, इनिशियली बहुत ऐसा होता था, कई बार मैं रात में सोचता था सही डिसीजन है बैड डिसीजन, लेकिन मैं किसी भी तरीके करके कुछ भी करके वाइफ की सपोर्ट से, बच्चों की सपोर्ट से, फिर मैंने अपने फोन के ऊपर वो लिख के रखा, when the going gets tough the tough gets going। ओके, उससे मेरे को बड़ी मोटिवेशन मिलती थी। मैं पहले भी कभी ऐसे होता था तो मैं ऐसा करता था, लेकिन स्पेशली जब ये इसमें बिजनेस में आने के बाद मैं कहा यार नहीं, ऐसे छोड़ना नहीं है। बहुत बार ख्याल आया कि भाई छोड़ दें इसे, यार बहुत संभाला नहीं जा रहा, मुश्किल है, काफी बड़ा सेटअप है, ऐसे करके पैसे बड़े लगे हैं, ऐसे कैसे करेंगे, ऐसे कैसे करेंगे। लेकिन वो एक नेवर क्विट एटीट्यूड जो है वो आपको, जो उनसे भी आपने जैसे पूछा जो बिजनेस स्टार्ट करने, तो वो नेवर क्विट एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर है वो वेरी गुड, नहीं है तो डेवलप करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन सक्सीड।
ये तो ऑब्स्टिकल्स तो इतनी ज्यादा हैं कि भाई हर जॉब से भी ज्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं बहुत between journey between you starting the business and you reaching reaching the success point. मुझे लगता है ये बहुत जरूरी, बहुत इम्पोर्टेंट एक बात आपने बोली है कि आपकी कोशिश करनी चाहिए और इसको ना बहुत स्ट्रांग ये रहना चाहिए उसमें, क्योंकि मुश्किलें बहुत आएंगी। नहीं, मुश्किलें बहुत आएंगी मतलब, लेकिन अगर आपने ये ठान लिया है कि भाई मैंने पीछे नहीं हटना, मैंने रुकना नहीं है, आप कैसे भी करके चलते रहो और भगवान ऊपर वाला ना रास्ते दिखाता है आपको। भगवान ऊपर वाला आपको 100% आपको रास्ता दिखाएगा, उसको मालूम चल जाएगा ये बंदा पीछा नहीं छोड़ रहा मेरे को इसको सपोर्ट करनी ही पड़ेगी, तो वो आपको सपोर्ट करता है। और ये बगैर कोई, कई नास्तिक हैं, कई ये नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो पावर है जो हमेशा आपको हेल्प करती है उसको। गुरमीत जी, एक आखिरी सवाल कंक्लूड करने से पहले, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस बियर ऑन बॉस पॉडकास्ट में इंटरव्यू देते हुए? सर, मैं पहले तो काफी नर्वस था, मैं अपने आप को तैयार कर रहा था। आपको मैंने पूछा कि क्या क्वेश्चन ये हो, बिकॉज पहली बार है, ऐसा लग रहा है कि भाई मैं भी कोई सेलिब्रिटी हूँ ऐसा से करके। अभी मैं सब जगह पे जाके इंटरव्यू भेजूंगा, ठीक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बट और आपकी प्रेजेंस से, मतलब मैं बता रहा हूँ कि इतना कंफर्टेबल हूँ मैं आपकी प्रेजेंस की वजह से, आपका द वे यू कंडक्ट दिस थिंग। मैंने ऐसे, हम कई जगह पे कई नेटवर्किंग इवेंट्स वगैरह में जाते हैं बिकॉज ऑफ द बिजनेस रिलेटेड इश्यूज, लेकिन वहां पर होस्ट जो हैं वो बड़े ही रॉन्ग नहीं मैं कहूंगा, लेकिन इतने फ्रेंडली नहीं होते शायद, जैसे जिसकी वजह से बंदा खुल के दिल की बात कह सके। जैसे आपने किया, मेरे को लगा ही नहीं कि मैं कुछ, मतलब मेरे को ऐसे लगा जैसे दोस्त से बात कर रहा हूँ यार, कि बिल्कुल जैसे कि भाई सामने ही बात कर रहे हैं। हाँ जी, नहीं डेफिनेटली दोस्त से बात कर रहा हूँ, लेकिन एक बंदे के अंदर एक रिजर्व होता है ना बंदा, थोड़ा सा ऐसे करके तो झिझक सी होती है वो। लेकिन आपसे बात करके सर बिल्कुल पता नहीं लगा। मैं तो सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा भाई सचिन जी के पास आए, अपनी स्टोरी सुनाए, और आपको खुद बड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा कि यार मैंने कितना कुछ चीज कर लिया। भले ही आप अपने आप को सोचते ना ऐसा करके, लेकिन ये इस तरीके से करवाते हैं कि भाई आपको लगेगा आप भी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो। तो मेरे को तो बड़ा सेलिब्रिटी बना दिया। आई थिंक ये आपकी जर्नी है ही इंस्पायरिंग है। जब बस ये होता है कि हम लोग हर रोज बैठ के पीछे पलट के देखते नहीं है, जब ऐसे इंटरव्यूज में जब हम बात करते हैं तो वो एक मौका मिलता है कि हम पूरा एक रिफ्लेक्शन कर सके, उसको देख सके। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उस जर्नी को हमारे साथ शेयर किया लोगों के साथ। और आप लोग अगर दुबई में हैं तो अल्पूज में आइए, एक्सेस वर्कशॉप, आपकी गाड़ी की सर्विसिंग के लिए यहीं पे आइए। और यहाँ पे गुरमीत जी आपको मिलेंगे, गुरमीत जी की वाइफ यहाँ पे रहती है, तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छा सर्विस, बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी यहाँ पर मिलेगी, तो आइएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये थे गुरमीत सिंह, द फाउंडर ऑफ एक्सेस वर्कशॉप। और जैसा कि हम हर हफ्ते नए गेस्ट्स को लेके आते हैं, अगले हफ्ते हम फिर आपके साथ शामिल होंगे एक और नई कहानी के साथ, एक और नए बिजनेस के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए बी योर ओन बॉस।